नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए मेघालय में कई परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आईआईएम शिलांग के नए परिसर और पूर्वोत्तर परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। साथ ही एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री त्रिपुरा दौरे पर 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न प्रमुख पहलों का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को देंगे घर की सौगात। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और कदम। P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाव को भारतीय नौसेना में किया जाएगा कमीशन। स्वदेश निर्मित INS मोरमुगाव ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से है लैस। चीन में कोविड-19 के मामले बढ़ने से स्थिति गंभीर। बीजिंग में अंतिम संस्कार के लिए लगी कतारें। कोविड प्रतिबंधों पर से हटी पाबंदी। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का लगाया अनुमान। फीफा विश्व कप में मेसी या एम्बापे, किसके सिर सजेगा ताज? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। दोनों टीमें तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने के इरादे से उतरेंगी मैदान पर। तीसरे स्थान पर क्रोएशिया ने किया कब्जा। और भारत बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत से 4 विकेट दूर। बांग्लादेश ने चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 6 विकेट खोकर बनाए 272 रन। बांग्लादेश की तरफ से जाकिर हसन ने 100 रनों की खेली शानदार शतकीय पारी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर परिषद की एक आधिकारिक बैठक के अलावा एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग का उद्घाटन करेंगे और NEC की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय में कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री IIM शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। Especially IIM Shillong, it is the only IIM in the entire Northeast. That is 8 states, and that way again we are very conscious about our huge responsibility. That it is just not only to cater to the needs of the future leaders, but it is also to cater to the local needs of all the 8 states. So this is again like I think that's a proud moment for all of us. The entire IIM Shillong fraternity is looking forward that when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating this campus, I think that it is very proud moment for all of us. हम सब काफी खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जम्मू से और कई लोग केरला से है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आने का मौका सबको नहीं मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ का नया कल्चर हमने समझा। तो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ये सोच के वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि उनसे मिलना इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट सीखना है, एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ बेस्ट मैनेजर यू कैन थिंक ऑफ। वो पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट विद हिम एंड लर्न। पीएम मोदी मेघालय में 4G मोबाइल टावर का उद्घाटन करेंगे, जिससे एक क्षेत्र में वॉइस कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री न केवल राज्य में बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क के दूसरे चरण कन्वेंशन सेंटर सहित 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये आगामी सुविधाएं क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के कितने करीब है, वो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बीते 8 वर्षों में पीएम मोदी यहाँ 50 बार से ज्यादा दौरा कर चुके हैं। ऐसे में
पूर्वोत्तर परिषद की जो स्वर्ण जयंती समारोह बैठक हो रही है, इसमें न सिर्फ यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा हो सकेगी, बल्कि आने वाले समय में विकास के किस ऊंचे पायदान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुंचाना है, उसके लिए भी टारगेट तय किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन सुमित और अपने सहयोगी तापस भट्टाचार्य के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, शिलांग। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार अग्रसर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और ऐसे में आज उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। शिलांग से हमारे सहयोगी सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, विकास की जो सौगात लगातार हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की जब बात करते हैं वहां देखने को मिली है, तो ऐसे में समग्र विकास के ढांचे को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या तैयारियां वहां नजर आ रही है? बिल्कुल गौरव, और देखिए एक स्टूडेंट जो कह रही थी, उनके शब्दों में अगर कहें तो प्रधानमंत्री हालांकि खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर को पीएम मोदी से बेस्ट मैनेजर कभी नहीं मिल सकता है गौरव। आप समझते हैं बीते 8 वर्षों में जिस तरह से पूर्वोत्तर के विकास को एक नई गति मिली है। आप देखिए 1 महीने के भीतर दूसरी बार पीएम मोदी का दौरा हो रहा है, और अगर बीते 8 वर्षों में देखें तो हर 1.5 महीने में एवरेज अगर कहें तो पीएम मोदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आए हैं। और एक वक्त वो भी था जब पूर्वोत्तर को दिल्ली से बहुत दूर समझा जाता था। अरुणाचल बहुत दूर है, मणिपुर बहुत दूर है, मेघालय बहुत दूर है, लेकिन आज दिल्ली को पूर्वोत्तर के दरवाजे पर अगर किसी ने पहुंचाया तो पीएम मोदी ने पहुंचाया। और देखिए जिस तरह से नीति हम आज, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, अब मेरे पीछे ये देख सकते हैं स्टेट कन्वेंशन सेंटर की बिल्डिंग है, और यहाँ पर 10:30 बजे जो पूर्वोत्तर परिषद है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, उसका स्वर्ण जयंती समारोह, उसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। और गौरव, मैं आपको बता दूं कि साल 2016 में पीएम मोदी जब इसके 40 साल पूरे हुए थे उस वक्त आए थे, और पहले वो पीएम थे जो स्थापना के बाद से 4 दशक बाद कोई पीएम इस पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के लिए आया था। तो किस तरह की संवेदनशीलता है उनकी नॉर्थ ईस्ट को लेकर। आज हर तरह के कनेक्टिविटी की बात की जाए, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो एक तरह से जो कनेक्टिविटी का यहाँ विकास हुआ, और हम जानते हैं कि आपने जानकारी भी दी कि 4G मोबाइल टावर्स हो या फिर सड़कों का विकास हो, तो तमाम तरह की आज 6800 यानी 6800 करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री, चाहे मेघालय की बात हो या त्रिपुरा की बात हो, वो लोगों को सौंपने वाले हैं। तो सिर्फ पीएम मोदी का दौरा नहीं हो रहा है, विकास की गतिविधियों की समीक्षा नहीं हो सकेगी, नए टारगेट ही नहीं तय किए जा सकेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात मेघालय के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को और कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलने वाली है आज। गौरव, बिल्कुल सुधाकर, और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हम जानते हैं तो आज एक मील का पत्थर भी यहां से साबित होने वाला है, क्योंकि आईआईएम शिलांग की शुरुआत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र बाहर जाते थे, अब उनको अपने ही घर में, अपने ही राज्य में वो स्थिति मिलेगी कि आगे बढ़ने के लिए, इस देश को और आगे ले जाने के लिए, अपना भविष्य बनाने और उसे संवारने के लिए एक बेहतर विकल्प यहां से उनको मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए, और अपने स्टेट के पास, अपने घर के पास उनको ये आईआईएम जैसी सर्वोच्च स्तर की सुविधा, उसके नए कैंपस का पीएम मोदी उद्घाटन आज करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही देखिए आज पीएम मोदी, त्रिपुरा की बात की जाए तो 2 लाख लोगों का गृह प्रवेश हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो, शहरी की बात। हम जानते हैं देश भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों को घर दिया गया। तो एक तरह से आज जोर सिर्फ इस बात पर नहीं है कि लोगों की, एक गरीब लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरी की जाए, बल्कि एक तरह से उनको आत्मनिर्भर बनने में, एक तरह से उनको नए अवसर मुहैया कराने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, आज इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर में देश के किसी भी हिस्से से वो कमतर स्थिति नहीं है। तो रोजगार के अवसर पूर्वोत्तर के युवाओं को आज उनके घर में ही मिल रहा है। कई अहम सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी। टेक्नोलॉजी पार्क के 2nd फेज का शिलांग में वो एक तरह से उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस तरह के जो तमाम प्रोजेक्ट है, और निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है। और अब देखिए पीएम मोदी चाहे वो विदेश दौरों में जाते हो या देश के भीतर कई कार्यक्रमों में, तो वो पूर्वोत्तर के विभिन्न परिधानों को धारण करके और एक बड़ा संदेश देते रहते हैं कि
पूर्वोत्तर की संस्कृति, यहाँ के लोगों की जरूरत है, यहाँ का विकास उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है और बीते 8 वर्षों में उनकी एक्ट इस पॉलिसी में ये नजर भी आया है। बिल्कुल सुधाकर, और इसी पर हमारी नजर बनी हुई है और प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तब लगातार वहां से जो सीधी तस्वीरें आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आप भी नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा का भी दौरा करेंगे, जहां वे राज्य को हजारों करोड़ों रुपए की विकास की योजनाओं की सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए करीब 2 लाख मकानों की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री कई परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर की यात्रा के दौरान त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वितों के लिए गृह प्रवेश की शुरुआत करेंगे। ये सभी आवास 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं और इससे 2 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, नया एयरपोर्ट भी आ चुका है, फिर सड़कें भी बहुत अच्छे हो चुके हैं और जब आएंगे मोदी जी तो उनको भी दिखाई पड़ेगा कि मतलब रोड कितने अच्छे हैं और उनके लिए बहुत ही सजाया हुआ है हमारा त्रिपुरा और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। दिल में उल्लास है, बहुत ही उल्लास है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश का नाम पूरे विश्व में उजागर कर दिया। मोदी जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुश रहे। मोदी जी की तरफ से मुझे एक घर मिला है। 8 साल में त्रिपुरा में बहुत बदलाव हुआ है और जो काम हो रहा है ना वो सार्वत्रिक सबके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिपुरा में जो मोदी जी ने काम किया है इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हम लोग बहुत अच्छा है, त्रिपुरा का डेवलप प्रचुर हुआ है, मकान सबको मिला है, पक्का मकान मिला है, पानी मिला है, करंट मिला है। पीएम मोदी इसके अतिरिक्त कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें अगरतला बाईपास के चौड़ीकरण की परियोजना का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला में सरकारी डेंटल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं और उसमें वे कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें से मुख्य होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। करीब 4,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में से ये मुख्य प्रोजेक्ट 2 लाख लोगों को उनका पक्का घर मुहैया कराएगा। कैमरा पर्सन भीमसेन के साथ अगरतला से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पापा ये सब जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। P-15B स्टेल्थ गाइडेड प्रेक्षेपास्त्र विध्वंसक मोरमुगांव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आज भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से दूसरे विध्वंसक को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी डिजाइन भारतीय नौसेना के स्वदेशी संगठन ने तैयार की है और निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। इस पोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। पोत में शक्तिशाली 4 गैस टरबाइन लगे हैं। पोत कुछ ही समय में 30 समुद्री मील तक की गति पकड़ सकता है। मोरमुगांव उत्कृष्ट हथियारों और दूर संवेदी उपकरणों से लैस है, जैसे जमीन से जमीन पर और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। पोत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को देश में ही विकसित किया गया है और पोत में रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर और SAW हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है। पोत आणविक, जैविक और रासायनिक युद्ध परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। इस पोत की अनोखी विशेषता यह है कि इसमें लगभग 75% हिस्सा पूर्ण रूप से स्वदेशी है। उधर बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मौके पर जांच के लिए अपना दल भेजने का निर्णय लिया है। आयोग जानना चाहता है कि इस त्रासदी में पीड़ित लोगों को कहां और किस प्रकार की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आयोग ने कहा है कि अधिकतर पीड़ित लोग गरीब परिवारों से हैं और निजी अस्पतालों में महंगा उपचार नहीं करवा सकते। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार को पीड़ितों को हर प्रकार की उपचार सुविधा देनी चाहिए। एक विज्ञप्ति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि उनका दल राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए राहत और पुनर्वास कार्यों के बारे में भी जानना चाहेगा। आयोग राज्य के विभिन्न स्थानों पर चोरी छिपे बनाई जा रही जहरीली शराब के अड्डों की सफाई के लिए प्रस्तावित उपायों की भी उनका जायजा लेगा और इससे पहले आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। छपरा जहरीली शराब कांड के शिकार लोगों के परिजनों से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने हमारे संवाददाता राजेश राज से विशेष बातचीत की। सुशील मोदी ने इस मामले में मुख्यमंत्री से त्यागपत्र मांगा और केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। छपरा जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी पहुंचे हैं। मरने वालों की संख्या 100 से ज़्यादा है और पुलिस छिपा रही है। लोगों ने डरा दिया, पुलिस वालों ने आकर डरा दिया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे, अस्पताल जाओगे तो फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने शवों को ले जाकर जला दिया, पोस्टमार्टम नहीं कराया और अस्पताल जब गए तो वहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। बिहार के अंदर पिछले 6 वर्षों में 1000 लोग जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। तो आपने रोकने का क्या प्रयास किया? आखिर आई कैसे शराब यहाँ पर? प्रशासन देखिए मिला हुआ है, प्रशासन को पूरी जानकारी है क्योंकि उसकी कमाई का ये जरिया है। नीतीश जी 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो चुका है शराबबंदी के कारण। 4 लाख लोग जेल जा चुके और सारे मरने वाले जेल जाने वाले कौन लोग हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और उसके बाद भी अगर शराबबंदी सफल नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार? आप जिम्मेवार है। आप पूरी तरह से फेल कर गए। कोई ऐसा महीना नहीं है कि बिहार के अंदर 5 लोग 7 लोग नहीं मरते। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी आप विफल हो गए हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ आपको इन गरीबों को 4 लाख का मुआवजा देना होगा। जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सियासत कर रही है, इस मामले को बेवजह गए अगर लोग तो उसको उठाएंगे नहीं क्या? और जब आईना दिखाया तो उनको गुस्सा आ गया। और रौद्र रूप नीतीश जी का मैंने आज तक नहीं देखा। तो जो रौद्र रूप उन्होंने दिखाया अपना, केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील कुमार मोदी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। कैमरामैन राकेश के साथ बहरौली गांव, बनियापुर विधानसभा, छपरा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में जारी हुई एक रिपोर्ट ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने अनुमान लगाया है कि 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। ये अनुमान चीन में कोविड प्रतिबंधों की पाबंदी के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। अनुमान के मुताबिक चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना मामलों का पीक आएगा। उस समय तक मौतों की जो संख्या है वो 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। IHME के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे के अनुसार अप्रैल तक चीन की 1/3 जनसंख्या को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। और भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देश की मध्य मार्गी गठबंधन सरकार के साथ बारी बारी से सत्ता संभालने के समझौते के तहत वराडकर ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। सांसदों ने आयरलैंड के निचले सदन डायल में हुए विशेष सत्र में प्रधानमंत्री पद पर माइकल मार्टिन के स्थान पर वराडकर के नामांकन को मंजूरी दी। आयरलैंड के राष्ट्रपति डी हिंगिस ने उनके कार्यकाल से स्वीकृति मिलने के बाद वराडकर की नियुक्ति की पुष्टि हुई। अपने पहले कार्यकाल में लियो वराडकर 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर लियो वराडकर को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा, लियो वराडकर को दूसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई। भारत और आयरलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुमुखी सहयोग का हम सम्मान करते हैं। हमारी गतिशील अर्थव्यवस्थाओं की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। और मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में एक पर्यटक शिविर स्थल क्षेत्र में हुए भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। वहीं 9 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव और राहत अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर टीमें तैनात हैं। शनिवार को जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाव कर्मियों को एक मां और उसके बेटे की बॉडी मलबे से बरामद हुई। गौरतलब है कि कोलालमपुर में से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य सेलांगोर के बतांगकाली में एक कैंप साइट पर भूस्खलन हुआ। अधिकारियों के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब मौके पर 90 से अधिक लोग मौजूद थे। घटना के समय लोग सोए हुए थे और उसी समय कैंप साइट से लगभग 30 मीटर ऊंची सड़क से पर्यटक स्थल पर मलबा गिरा और लगभग 3 एकड़ जगह इसकी चपेट में आ गई। घटना में शामिल अधिकांश परिवार ऐसे थे जो छुट्टियों पर आए थे। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शुक्रवार देर रात घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। उधर कतर में चल रहा फीफा विश्व कप का कारवां अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच आज खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में फ्रांस की कोशिश जीत हासिल कर खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। फीफा विश्व कप 2022 अब अपने अंतिम दौर में है। रविवार की शाम 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और गत विजेता फ्रांस खिताब के लिए मैदान में होंगे। जब दोनों टीमें दोहा के लुसाइल स्टेडियम में मैदान पर उतरेंगी तो पूरी दुनिया की नजर इन पर टिकी होगी। जहां एक तरफ गत विजेता फ्रांस की कोशिश खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं दूसरी ओर अर्जेंटीना की नजर तीसरी बार चैंपियन बनने पर होगी। फीफा विश्व कप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो इससे पहले दोनों टीमें 3 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें 2 मुकाबले अर्जेंटीना ने अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच में जीत फ्रांस को मिली है। वहीं अगर फुटबॉल के मैदान पर दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच 12 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें अर्जेंटीना ने 6 बार बाजी मारी है, जबकि फ्रांस के खाते में 3 जीत दर्ज है। वहीं दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। दोनों टीमें पिछली बार 2018 फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भिड़ी थी। इस मुकाबले में फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से पराजित किया था।
बात अगर मौजूदा विश्व कप की करें तो दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर मेसी की टीम अर्जेंटीना साल 2014 के बाद एक बार फिर से विश्व कप का खिताब का सपना लिए मैदान में उतरेगी। कतर विश्व कप में टीम के प्रदर्शन की बात करें तो अर्जेंटीना को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मेसी की टीम ने खुद को हार से उबारकर जबरदस्त वापसी की और इसके बाद खेले गए सभी मुकाबलों में जीत हासिल करके अंतिम 4 में प्रवेश किया। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त दी। इसके बाद सेमीफाइनल के एक तरफा मुकाबले में क्रोएशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने शानदार खेल दिखाया है। मेसी इस प्रतियोगिता में अब तक 5 गोल कर चुके हैं। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी अर्जेंटीना की टीम तीसरी बार खिताब अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बात अगर फ्रांस की करें तो गत विजेता टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। मौजूदा टूर्नामेंट में फ्रांस के सफर की बात करें तो ग्रुप दौर में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त दी। हालांकि टीम को तीसरे मुकाबले में ट्यूनीशिया के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद राउंड ऑफ 16 में टीम ने पोलैंड को 3-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। इसके बाद फ्रांस ने सेमीफाइनल मुकाबले में मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब टीम की नजर टूर्नामेंट के खिताब पर टिकी है। फ्रांस के लिए अच्छी बात यह है कि टीम के स्टार खिलाड़ी शानदार लय में हैं। किलियन एम्बापे ने प्रतियोगिता में अभी तक 5 गोल किए हैं, वहीं ओलिवियर जीरू भी पीछे नहीं है और अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल दाग चुके हैं, जबकि एंटोनी ग्रीजमैन गोल असिस्ट करने के मामले में शीर्ष पर कायम है। रविवार को खेले जाने वाले खिताबी मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ फ्रांस की कोशिश जीत हासिल करके खिताब की रक्षा करने की होगी, तो वहीं मेसी की टीम अर्जेंटीना तीसरी बार खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं कतर विश्व कप में क्रोएशिया ने मोरक्को को हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। शनिवार शाम खेले गए रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 के अंतर से मात दी। और अब बात स्वराज की। वजीर अली को अवध का नवाब कब और क्यों चुना गया, जानने के लिए देखिए दूरदर्शन प्रस्तुति स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। इस आज सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हमें पैदा करने वाला कोई नवाब ना हो, पर हमारी परवरिश एक नवाब ने की है और इस तरह की है कि इस तख्त की शान नवाब खानदान का नाम और अपनी आवाम तीनों का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रख सके। वजीर अली के साथ दे रही है। हमारे देश को लूटकर हमारे आवाम की जान लेकर दोस्ती तो निभा रहे हैं, अब हमारी बारी है जनाब शेरी। सर्वेंट से जनरल राइस्किन को मैसेज भेजो, वजीर अली अटैक करने आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।